नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं पब्लिक फाइनेंस में टैक्स की बात कर रहे थे और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेथड ऑफ टैक्सेशन की, करारोपण की विधियों की। मैं आपसे यह बात करूंगा कि टैक्स लगाने के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कौन कौन से मेथड है, किस तरीके से गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। इन विधियों को बड़े ही आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर दिग्विजय इकोनॉमिका को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको क्वालिटी वाले वीडियो कंपटीशन के एग्जाम के लिए, साथ ही साथ एकेडमिक और नेट के एग्जाम के लिए मिल सके। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं मेथड ऑफ टैक्सेशन की, करारोपण की विधियों की। अगर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखिएगा, जो टैक्स लगाए जा रहे हैं उनकी 4 बेसिक विधियां हैं, 4 मेथड से टैक्स लगाए जाते हैं। पहला जो मेथड है उसको हम कहते हैं रिग्रेसिव, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिगामी विधि। दूसरा जो मेथड है वो है प्रोग्रेसिव, इसको हम कहते हैं प्रगतिशील विधि। तीसरा है प्रोपोर्शनेट, इसको बोलते हैं हम आनुपातिक विधि। और चौथा है डिग्रेसिव, जो बहुत ही ज्यादा फेमस मेथड है, इसको हम कहते हैं अधोगामी विधि। तो आपने यहां पे देखा कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में या फिर इंडिया में जो टैक्स लगाने की मेथड है वो 4 तरह की मेथड है, जिसमें हम लोगों ने बात की रिग्रेसिव की, प्रोग्रेसिव की, प्रोपोर्शनेट की और डिग्रेसिव की। इस वीडियो में हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि आखिर में ये विधियां क्या है और किस तरीके से टैक्स इसमें लगाया जाता है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं पहले मेथड की, रिग्रेसिव मेथड की। तो पहला हमारा जो मेथड है टैक्सेशन का वो है रिग्रेसिव मेथड। रिग्रेसिव जो दोस्तों रिग्रेसिव मेथड है टैक्सेशन की, प्रतिगामी विधि है, इसको हम बेसिकली एक डायग्राम से समझेंगे कि क्या है ये प्रतिगामी विधि। देखिए, जब भी हम करारोपण की विधियों की बात करेंगे, मेथड ऑफ टैक्सेशन की बात करेंगे, तो हम यहां 2 चीजों के बीच हम संबंध देखना चाहेंगे। एक तो हम ये संबंध देखेंगे कि टैक्स की जो बेस है और टैक्स का जो रेट है, इन दोनों में किस तरह का संबंध है। बेसिकली जो मेथड ऑफ टैक्सेशन है वो इसी के ऊपर आधारित ही है कि टैक्स बेस और टैक्स रेट में किस तरह के संबंध है। टैक्स बेस का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब टैक्स लगाया जाता है तो टैक्स कभी भी किसी व्यक्ति या संस्था के ऊपर नहीं लगाया जाता। बेसिकली टैक्स लगाया जाता है एक बेस के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति, संस्था अगर इससे संबंधित है तो वो टैक्स पे करेगा। तो यहां पे हम बात करेंगे कि टैक्स बेस और जो टैक्स का रेट लग रहा है उसके बीच संबंध क्या है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम लेते हैं दोस्तों, और इस डायग्राम में हम जो एक्स एक्सिस है यहां पे टैक्स का बेस ले रहे हैं, टैक्स बेस, और जो वाई एक्सिस है इसमें हम टैक्स का रेट ले रहे हैं, टैक्स का रेट ले रहे हैं, कर की दर और कर आधार। 2 चीजें हम लोगों ने लिया है। एक तो हम लोगों ने लिया है कर की दर, वाई एक्सिस पे लिया है कर की दर, और एक्स एक्सिस पे हम लोग लिया है कर का आधार। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि टैक्स हमेशा एक बेस पे लगाया जाता है, तो यहां टैक्स बेस हम लोग ले रहे हैं। मान लीजिए वो टैक्स बेस यहां पे इनकम है, और ये है टैक्स रेट। अब हम देखेंगे कि टैक्स बेस और टैक्स रेट के बीच किस तरह के संबंध है। देखिए, जब मैं कहता हूं रिग्रेसिव का मतलब होता है कि जब टैक्स का बेस बढ़ता जाए, तो जो टैक्स की रेट है वो घटती जाए। यहां देखिए, इस तरह के संबंध, इसको हम बोलेंगे रिग्रेसिव का मतलब है कि अगर आपका टैक्स बेस इनहांस हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर लगाए जाने वाला टैक्स का रेट घट रहा है। लाइक एग्जांपल, मान लीजिए आपका जो इनकम है वो 1 लाख है। जब आपका इनकम 1 लाख है तो आपके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है 30% की रेट से, क्योंकि हम लोगों ने वाई एक्सेस पे लिया हुआ है कर की दर, टैक्स यहां पे रेट लिया हुआ है। तो यहां पे जब टैक्स रेट हमने वाई एक्स पे लिया है तो हम देख रहे हैं कि अगर हमारी इनकम यहां पे 1 लाख रुपए है तो 1 लाख पे गवर्नमेंट 30% के रेट से टैक्स ले रही है। अब देखिए, मान लीजिए अगर आप इनकम को बढ़ा के 5 लाख कर दें तो गवर्नमेंट जो टैक्स रेट घटा के 20% कर दे रही है। और अगर आप ज्यादा मेहनत किए और अपने इनकम को बढ़ा के आप 10 लाख कर दें तो गवर्नमेंट सिर्फ आपसे 10% की टैक्स ले रही है।
और अगर और भी आप अपना इनकम बढ़ा के 15 लाख करिएगा तो गवर्नमेंट आपसे सिर्फ 5% टैक्स लेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो टैक्स बेस है, जो कि हम लोगों ने इनकम मान के रखा हुआ है, और टैक्स रेट है, इन दोनों के बीच जो संबंध है वो निगेटिव रिलेशन है। इसका मतलब जब टैक्स का बेस इनकम बढ़ता जा रहा है तो जो टैक्स का रेट है वो घटता जा रहा है। इसी को निगेटिव रिलेशनशिप कहा गया है कि टैक्स रेट और टैक्स के बेस में एक निगेटिव संबंध है। अगर आप मेहनत करके अपने इनकम को बढ़ाते जाएंगे तो गवर्नमेंट जो है टैक्स के रेट को घटाती जाएगी। तो जरा सोचिए, बहुत ध्यान से सोचिए कि ऐसे प्रणाली में जिसे हम रिग्रेसिव कह रहे हैं, हिंदी में मैंने कहा कि इसको हम कहते हैं प्रतिगामी, जिसको हम प्रतिगामी कह रहे हैं, इस प्रतिगामी प्रणाली में ज्यादा टैक्स कौन पे करेगा? एक डिप्रिव्ड सोसाइटी, एक गरीब वंचित तबका करेगा, या फिर गवर्नमेंट कर, या फिर जो है एक हायर इनकम ग्रुप का व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति करेगा? देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि मेरी इनकम ज्यादा है, मेरी इनकम यहां पे 20 लाख है और 20 लाख इनकम है, तो सबसे कम रेट से मैं टैक्स दे रहा हूं 5% से। अगर मेरी इनकम 1 लाख है तो मैं 30% टैक्स दे रहा हूं। इसका मतलब ये एक ऐसा प्रणाली है, ऐसा टैक्सेशन का मेथड है जिसमें जो कम इनकम वाला है वो ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, गरीब वर्ग ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, और जो अमीर वर्ग है वो कम टैक्स पे कर रहा है। इसका मतलब ये जो एक लोक कल्याणकारी राज्य की जिसमें हम बात कर रहे हैं, भारत जैसे देश में हम कहते हैं कि वेलफेयर नेशन है, लोक कल्याणकारी राज्य है, तो क्या एक लोक कल्याणकारी राज्य में करारोपण की इस विधि को पसंद किया जाएगा? क्या आप इसका जस्टिफिकेशन करेंगे? क्या इसे आप न्यायोचित मानेंगे? करारोपण की यह विधि भारत जैसे देश में या किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य में जहां पे गरीबों को ज्यादा रेट से टैक्स देना पड़ रहा हो और अमीरों को कम रेट से टैक्स देना पड़ रहा है, आप किसी भी तरीके से आप इसे तर्कसंगत नहीं मांगेंगे, जस्टिफिकेशन ने आप इसको जो है न्यायपूर्ण नहीं मानेंगे दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कई बार माइक्रो लेवल पे रिग्रेसिव टैक्सेशन लगाया जाता है। भारत सरकार ने भी माइक्रो लेवल पे रिग्रेसिव मेथड का टैक्सेशन लगाया है। और ध्यान से सुनिएगा, क्या कोई देश, क्या कोई सरकार रिग्रेसिव मेथड से टैक्स लगा सकती है? उत्तर है हां। गवर्नमेंट कभी भी इसे समष्टि स्तर पे, मैक्रो लेवल पे, पूरे नेशनल लेवल पे ये टैक्सेशन का मेथड एडॉप्ट नहीं करेगी, लेकिन गवर्नमेंट एक माइक्रो लेवल पे ये मेथड ऑफ टैक्सेशन को एडॉप्ट कर सकती है। माइक्रो लेवल का मतलब यह हुआ कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट इस मेथड का सहारा ले सकती है। मैं क्या कहना चाहता हूं, मान लीजिए कि गवर्नमेंट को यह लगता है कि भारत में डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को यह लगता है कि स्मॉल एंड कॉटेज सेक्टर को हमको जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, तो गवर्नमेंट ऐसे में जो रिग्रेसिव मेथड ऑफ टैक्सेशन है उसको लगा सकती है। क्यों? अगर मान लीजिए आपके पास डेयरी का बिजनेस है और अगर आपकी इनकम कम है तो गवर्नमेंट आपसे ज्यादा रेट से टैक्स ले रही है, लेकिन अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाते जाएं तो गवर्नमेंट टैक्सेशन के रेट को घटा रही है। इसका मतलब गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव दे रही है कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाइए, स्टार्टअप करिए, आप बिजनेस को बड़ा करिएगा, हम कम टैक्स लगाएंगे। आपका बिजनेस छोटा है, हम ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं। तो देखिए, स्मॉल या कॉटेज सेक्टर इंडस्ट्री को, फ्लोरिकल्चर को, या फिर जो है कोई भी एक बिजनेस, स्पेसिफिक बिजनेस को अगर गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है तो उस पर यह टैक्स लगा सकती है, इस मेथड से टैक्स लगा सकती है, जिससे आप पे इंसेंटिव रहे कि हम बड़ा करेंगे तो कम टैक्स देना पड़ेगा, आप बिजनेस को विस्तारित करें। तो स्मॉल एंड कॉटेज सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, डेयरी को, पोल्ट्री को, फिशरीज को, हॉर्टिकल्चर को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्पेसिफिक एरिया में रिग्रेसिव टैक्सेशन लगाया जा सकता है। लेकिन एक लोक कल्याणकारी राज्य में कभी भी माइक्रो लेवल पे इस टैक्स का स्वागत नहीं किया जा सकता है, इस टैक्स को कभी भी हिमायत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो मेथड है ये गरीबों से ज्यादा टैक्स वसूल करती है, उनके ऊपर ज्यादा रेट से टैक्सेशन करती है और अमीरों के ऊपर कम रेट से टैक्सेशन करती है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि रिग्रेसिव मेथड ऑफ टैक्सेशन क्या है। इसमें जो टैक्स का रेट है और टैक्स बेस में इसमें निगेटिव रिलेशन पाया जाता है, टैक्स बेस के बढ़ने पे टैक्स रेट घटता जाता है। अब आइए जस्ट अपोजिट हम लोग बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ टैक्सेशन की, जिसकी हिंदी है प्रगतिशील। तो आइए अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं। दूसरा जो मेथड है हम लोगों का वो है प्रोग्रेसिव। दूसरा जो हम लोगों का मेथड है वो है प्रोग्रेसिव, और प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगतिशील। तो
प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ टैक्सेशन क्या है। यहां पर भी वही चीज है, हम लोगों ने ले लिया टैक्स रेट को, कर की दर को लिया है वाई एक्सिस पे, और यहां पर भी हम लोगों ने टैक्स बेस लिया है, और टैक्स बेस हम लोगों ने आसानी के लिए यहां पे इनकम को मान लिया है। अब जरा देखिए, प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ टैक्सेशन में टैक्स की रेट और टैक्स बेस में केवल इसी दोनों के बीच के हमको संबंध देखना है। टैक्स रेट और टैक्स के बेस में जो संबंध पाया जाता है वो पॉजिटिव संबंध पाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका टैक्स बेस बढ़ेगा तो गवर्नमेंट टैक्स का रेट बढ़ाएगी। अगर आप इनकम आपकी 5 लाख है तो आप 10% से टैक्स देंगे, अगर आपकी इनकम 10 लाख हो गई तो आप 20% के रेट से टैक्स देंगे, और अगर आपकी इनकम बढ़ा के 30 लाख हो गई तो आप 30% के रेट से टैक्स देंगे। तो ये दोनों के बीच जो रिलेशन है वो है एक पॉजिटिव रिलेशन। टैक्स बेस और टैक्स रेट के बीच जो संबंध है वहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे एक पॉजिटिव संबंध है। आप टैक्स बेस को बढ़ाइएगा, गवर्नमेंट टैक्स रेट को बढ़ा देगी। आप ज्यादा पैसा कमाइए, ज्यादा अमीर होइएगा, गवर्नमेंट आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएगी। आप कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य में एक बेहतर अवधारणा है, क्योंकि यहां पे हम दिखाई दे रहा है हमको कि धनी वर्ग हमेशा अधिक टैक्स पे करेगा, जबकि गरीब वर्ग कम टैक्स पे करेगा। जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा जो है टैक्स उसको देना चाहिए। एक्चुअली जो मेथड ऑफ टैक्सेशन है बिल्कुल साफ साफ कहता है कि जिस व्यक्ति की टैक्स पेइंग एबिलिटी ज्यादा होती है उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाई जानी चाहिए। एबिलिटी टू पे थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे टैक्स में कि जिसकी ज्यादा हैसियत, जिसकी ज्यादा एबिलिटी वो ज्यादा टैक्स पे करे, और जिसकी कम एबिलिटी उसको कम पे करे। लेकिन यहां पे आप थोड़ा सा देखिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि टैक्स, अगर आपका टैक्स बेस बढ़ा, आपका इनकम बढ़ा, तो गवर्नमेंट आपसे अधिक रेट से टैक्स दे रही है। 5 लाख पे 10% पे, 10 लाख पे 20% पे, और 30 लाख पे 30% से टैक्स लिया जा रहा है। ये तो आप कहेंगे बहुत ज्यादा न्यायोचित है, उचित है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि अगर मैं इनकम को और भी बढ़ा दूं, 30 लाख से बढ़ा के 50 लाख करूं, 50 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ करूं, तो ये जो टैक्स का रेट है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये कब तक बढ़ेगा? अगर हो सके आपकी इनकम 5 करोड़ हो और गवर्नमेंट आपसे 90% टैक्स ले ले, तो क्या आपकी काम करने की जो इंसेंटिव है क्या और रह जाएगी? आप काम करते हैं, क्या आप गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स देने के लिए काम करते हैं? मेरी इनकम 5 करोड़ और मैंने उसमें 4.5 करोड़ टैक्स दे दिया, तो क्या आप काम को करेंगे? उत्तर है नहीं। हमेशा व्यक्ति में इंसेंटिव होना चाहिए, इंसेंटिव टू वर्क, और इंसेंटिव टू वर्क तभी होगा जब उसे ज्यादा आप सहूलियत देगी। इसमें बेहतर प्रणाली तो है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर एक सीमा से ज्यादा मैं इनकम जनरेट करूंगा तो उसका अधिकांश भाग गवर्नमेंट ले लेगी। इसका मतलब अगर आपका इनकम करोड़ों में चला जाए तो गवर्नमेंट 90%, 95%, यहां तक कि 97% टैक्स ली। और कई बार कई देशों में ऐसा हुआ भी है कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स को 97% ली है। मैं आपको इंडिया में ही बता दूं, एक टाइम ऐसा था कि भारत में जो इनकम टैक्स की जो मैक्सिमम रेट होती थी 97.25% थी। अगर आप 10 करोड़ रुपए कमा लें तो आप 9 करोड़ 75 लाख रुपए 97.25% गवर्नमेंट को दे दें, तो आप उतना ज्यादा पैसा क्यों आप अर्न करिएगा? आपकी जो है इंसेंटिव खत्म हो जाएगी। आप गवर्नमेंट के लिए नहीं अर्न कर रहे हैं, आप अपने फैमिली के लिए, अपने जो है इंसेंटिव के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें काम करने की जो क्षमता है वो घटती है। यहां पे एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि टैक्स रेट और टैक्स के बीच में जो पॉजिटिव रिलेशन है वो कंटिन्यूअस चलता जाएगा, और अगर ये कंटिन्यूअस टैक्स बेस और टैक्स का जो संबंध चलता जाएगा तो ये आपके इंसेंटिव को खत्म करेगा। ये एक इसमें बड़ी प्रॉब्लम के रूप में सामने आता है। तो आपने देखा कि एक प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ टैक्सेशन है, आप इसको सपोर्ट करना तो चाहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य में, लेकिन ये कभी भी उद्यमी वर्ग को जन्म नहीं देगा, कैपिटलिस्ट प्रणाली को जन्म ही नहीं देगा। कोई बड़ा कैपिटलिस्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका अधिकांश इनकम गवर्नमेंट ले लेगी। तो आइए हम एक आगे मेथड की बात करें, प्रोपोर्शनेट, जिसको एडम स्मिथ बहुत ज्यादा पसंद करते थे कि टैक्स हमेशा आनुपातिक होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो आइए सीखते हैं कि प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ टैक्सेशन क्या है। प्रोपोर्शनेट, आनुपातिक। अब आपके सामने मैं रखता हूं प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ टैक्सेशन का मतलब है आनुपातिक प्रणाली, और आनुपातिक जो प्रणाली है वो एडम स्मिथ इसके हिमायती है। इसमें भी देखिए वही डायग्राम हम बनाएंगे। यहां पे हम लोगों ने टैक्स रेट लिया हुआ है
और यहां पे हम लोगों ने टैक्स बेस लिया हुआ है, टैक्स बेस लिया हुआ है। अब जरा देखिए, आपकी इनकम अगर 5 लाख है तो आप 10% के रेट से टैक्स दे रहे हैं। अगर आपकी इनकम 10 लाख है तब भी आप 10% की रेट, अगर आपकी इनकम 30 लाख है तभी आप 10%, और अगर आपकी इनकम 50 लाख है तभी आप 10%। एडम स्मिथ का मानना था कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां के देश के नागरिकों में किसी तरह का अंतर नहीं करना चाहिए, कर हमेशा एक रेट से लेना चाहिए। इसका मतलब टैक्स बेस और टैक्स रेट के बीच जो रिलेशन है वो कांस्टेंट है। आप टैक्स बेस को बढ़ा लीजिए, अपने इनकम को बढ़ा लीजिए, लेकिन जो टैक्स का रेट है वो नहीं बढ़ने वाला है। अगर वो 10% है तो 10% रहेगा, अगर वो 20% है तो 20% रहेगा, अगर वो 30% है तो 30%। इसका मतलब है कि टैक्स रेट और टैक्स बेस के बीच जो रिलेशन है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। एक ही रेट से गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए। टैक्सेशन में जो मेथड होना चाहिए, ऑप्टिमम मेथड, उसमें टैक्स के रेट में वेरिएशंस नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट को एक स्थिर कांस्टेंट रेट से ही टैक्स लगाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट 30% के रेट से टैक्स लगा रही है तो गवर्नमेंट 30% के रेट से टैक्स लगाए, अगर गवर्नमेंट अगर 20% के रेट से टैक्स लगा रही है तो 20% के रेट से टैक्स लगाए। तो टैक्स लगाने का जो तरीका है वो हमेशा जो है होना चाहिए प्रोपोर्शनेट, आनुपातिक। देखिए यहां पे देखिएगा एक अनुपात है और यहां पे अनुपात 10% है, तो ये 10% का टैक्सेशन का रेट चलता रहेगा, चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो, कितना भी वेरी कर जाए, चाहे करोड़ इनकम हो चाहे लाख इनकम हो, सब लोग 10% के रेट से ही टैक्स देंगे। इसको एडम स्मिथ बोलते थे आनुपातिक तरीका, और ये एक बेहतर प्रणाली है जो कि बताती है कि सभी लोगों के ऊपर बराबर टैक्स देना चाहिए। लेकिन आइए इसको भी थोड़ा हम लोग रेशनल तरीके से विचार करते हैं। क्या अनुपातिक प्रणाली गरीबों को, जो डिप्रीव्ड सोसाइटी के लोग हैं, उनको ज्यादा हर्ट नहीं करेगी क्या? देखिए, अगर किसी की इनकम 1 करोड़ है और किसी की इनकम सिर्फ 10,000 रुपए है और दोनों से 10% लिया जाए, तो आप समझते हैं जो मार्जिनल सेक्रीफाइस होगा ना, वो मार्जिनल सेक्रीफाइस सबसे ज्यादा करेगा एक निर्धन तबका का व्यक्ति। तो गरीब की मार्जिनल सेक्रीफाइस ज्यादा होगी, उसका 10% ज्यादा उसको कष्ट देगा, और करोड़पति है उसको कम देगा। इसका मतलब यहां भी कहीं ना कहीं ये जो टैक्सेशन का मेथड है एक तरीके से रिग्रेसिव ही है। ये भी गरीबों को ज्यादा हर्ट करता है, गरीबों को ज्यादा शोषण करता है और अमीरों को कम। तो आप जो है इस मेथड से भी आप समझ रहे होंगे कि यह भी एक लोक कल्याणकारी राज्य में कि सबसे बराबर टैक्स लिया जाए सही नहीं है, क्योंकि जो टैक्स लगाने का सबसे बेहतर तरीका माना जाता है वो है एबिलिटी टू पे थ्योरी। टैक्स उतना दिया जाए जितनी हमारी एबिलिटी है, क्षमता के अनुसार टैक्स देना चाहिए। लेकिन ये जो सिद्धांत है इसकी अवहेलना करता है। यहां पे प्रोपोर्शनेट में अनुपातिक की बात की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक रिग्रेसिव मेथड है। तो इसका मतलब अब तक जो भी हम लोग मेथड की चर्चा कर रहे थे, चाहे हम रिग्रेसिव की बात की, चाहे हम प्रोग्रेसिव की बात कर रहे थे, चाहे हम अनुपातिक की, इन तमाम विधियों में कहीं ना कुछ लूपहोल्स है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। आइए हम बात करते हैं सबसे बेहतर मेथड ऑफ टैक्सेशन की, जिसे हम कहते हैं डिग्रेसिव, अधोगामी। एक ऐसा तरीका है जो अधिकांश देश, लगभग जो बड़े इलास्टिक टैक्स होते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स की बात कर लूं चाहे कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर लूं, अधिकांश देश लगाते हैं। जो टैक्सेशन का मेथड वो है डिग्रेसिव। आइए हम डिग्रेसिव मेथड को समझते हैं कि अधोगामी लास्ट वाला डिग्रेसिव मेथड क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए डिग्रेसिव, डिग्रेसिव अधोगामी, डिग्रेसिव, इसका हिंदी है दोस्तों अधोगामी। तो क्या है डिग्रेसिव मेथड? यहां पर भी सेम वही डायग्राम, यहां पे हम फिर से वाई एक्सिस पे ले रहे हैं टैक्स रेट, कर की दर, और यहां पे ले रहे हैं टैक्स बेस, कर का आधार, कर आधार। ओके, देखिए जो डिग्रेसिव मेथड होता है बेसिकली ये दो मेथड का मिक्सर है, एक तो प्रोग्रेसिव और दूसरा प्रोपोर्शनेट। अगर हम दोनों को एक साथ मिला दें, मर्ज कर दें, तो इन दोनों के मिलने से जो मेथड बनेगा वो होगा डिग्रेसिव। इसका मतलब जो डिग्रेसिव मेथड ऑफ टैक्सेशन है, जिसे मैं कह रहा हूं कि अधिकांश आधुनिक देश
इसी मेथड से बड़े अपने इलास्टिक टैक्स को लगाते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे कॉर्पोरेट टैक्स हो। ये दो करों का मिश्रण है। शुरू में ये प्रोग्रेसिव होता है, मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा। लाइक एग्जांपल इस तरह देखिए डायग्राम में, ऐसे प्रोग्रेसिव होगा, आपकी इनकम बढ़ी टैक्स का रेट बढ़ा, लेकिन आफ्टर ये टाइम ये प्रोपोर्शनेट हो जाता है। आप जरा देखिए, मैं ये बोला यहां तक देखिए, इसके 3 बिंदु आपको मिले, ए, बी और सी। ए से बी तक जो हमारा मेथड है, एक तरह से कहिए तो ये प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव है, क्यों प्रोग्रेसिव है? पहले मेरी इनकम कम थी तो मेरे ऊपर कम रेट से टैक्स लगा, मेरी इनकम बढ़ी मेरे ऊपर ज्यादा रेट से टैक्स लगा, और इनकम बढ़ गई और टैक्स लगा। लेकिन देखिए शुरू में 10% लगा, फिर 20% लगा और फिर 30% लगा। शुरू में मेरी इनकम थी 5 लाख तो मैंने 10% से टैक्स दिया, मेरी इनकम हो गई 10 लाख मैंने 20% से दिया, जब मेरी इनकम हो गई 20 लाख तो मैं 30% से टैक्स दिया। लेकिन बी के बाद, ए से बी तक तो ये प्रोग्रेसिव रहा, लेकिन बी से सी तक ये प्रोपोर्शनेट हो गया। दोस्तों प्रोपोर्शनेट का मतलब ये हुआ कि अब मेरी इनकम चाहे 20 लाख से 30 लाख हो जाए, चाहे वो 40 लाख हो जाए, मुझे जो टैक्स देना है वो 30% से ही देना है, 30% से ज्यादा टैक्स नहीं देना है। इसका मतलब इनिशियली एक लेवल तक तो जो टैक्सेशन है वो प्रोग्रेसिव है, लेकिन एक लेवल के बाद कहीं ना कहीं ये प्रोपोर्शनेट हो जा रहा है। देखिए ये मेथड ऑफ टैक्सेशन बेहतर है, क्यों? क्योंकि एक लेवल पे जब आपकी इनकम बढ़ने लगेगी, गवर्नमेंट आपसे ज्यादा टैक्स दे, एबिलिटी टू पे थ्योरी को पालन करते हुए। आपके पास ज्यादा इनकम है, आप ज्यादा टैक्स ले रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब आप बी पॉइंट पे पहुंचते हैं तो इसके बाद जो मेथड होना चाहिए वो होना चाहिए प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब अब गवर्नमेंट आपको एक स्थिर दर से टैक्स ले। क्यों ऐसा? अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वही होगा, आपकी इंसेंटिव टू वर्क खत्म होगी, काम करने की जो क्षमता खत्म होगी। अगर गवर्नमेंट आपके 1 करोड़ में से 90 लाख खुद ले लेगी तो आप क्यों काम करेंगे? तो देखिए एक लेवल तक ए से बी तक तो ये होता है प्रोग्रेसिव, और बी से सी हो गया प्रोपोर्शनेट। जब आपकी इनकम शुरू में बढ़ती है तो ये हो जाता है प्रोग्रेसिव, लेकिन एक लेवल के बाद आपकी इनकम हो जाती है प्रोपोर्शनेट। तो डिग्रेसिव मेथड मैंने कहा कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो भी आधुनिक देश हैं, जो भी वेलफेयर स्टेट हैं, वो अधिकांश अपने इलास्टिक टैक्स को, चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे इनकम हो, इसी रेट से लगाते हैं, क्योंकि इसमें जो धनी वर्ग है या फिर उद्यमी वर्ग है उनकी काम करने की क्षमता खत्म नहीं होती, वो काम करना चाहते हैं। अगर भारत में ही आप देखिए, इंडिया में जो इनकम टैक्स है या फिर कॉर्पोरेट टैक्स है वो आपका डिग्रेसिव है। अगर इंडिया में हम देखते हैं इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स को अगर आप देखें तो भारत में 2.5 लाख, अगर आपकी इनकम 0 से लेके 2.5 लाख है तो गवर्नमेंट जो टैक्स रेट लगाती है वो 0% के रेट से लगा रही है। और अगर 2.5 लाख से लेके आपकी इनकम 5 लाख तक हो जाए तो गवर्नमेंट आपको 5% के रेट से टैक्स लगा रही है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से लेके 7.5 लाख तक हो जाए तो आपको 3% के रेट से टैक्स देना पड़ रहा है। अगर आपकी इनकम 7.5 लाख से लेके 3 लाख तक हो जाए तो आपको 15% के रेट से टैक्स देना पड़ रहा है। अगर आपकी इनकम 10 लाख से लेके 12.5 लाख तक हो जाए तो आपको 20% के रेट से टैक्स देना रह रहा है। अगर आपकी इनकम 12.5 लाख टू लेके 15 लाख तक हो जाए तो आपको देना पड़ रहा है 25% के रेट से टैक्स। अगर आपकी इनकम 15 लाख एंड एबव हो जाए तो आपको देना पड़ेगा 30% के रेट से। अब जरा देखिए इंडिया का जो ये इनकम टैक्स है, और ये देखिए टैक्स स्लैब है यहां पे, और ये टैक्स रेट है। यहां पे हमने टैक्स स्लैब को ले लिया और यहां पे आपके टैक्स रेट को ले लिया। जब आपकी इनकम 0 से लेके 2.5 लाख है तो आपके ऊपर एग्जेम्प्टेड है, कोई टैक्स गवर्नमेंट नहीं ले रही है। लेकिन जब 2.5 से लेके 5 लाख तक होगी तो आपको 5% के रेट से टैक्स देना पड़ेगा। फिर आप अपना टैक्स बेस बढ़ाइए, 5 लाख टू 7 लाख, 7.5 लाख तक आइए, आपको 10% देना पड़ेगा। 7.5 लाख से 10 लाख तक आइए तो आपको 15% देना पड़ेगा। फिर 10 लाख से लेके आप 12.5 पाइए तो 20 देना पड़ेगा। फिर आप अपनी इनकम बढ़ाइएगा 25 और बाद में आपको 30। लेकिन 15 लाख एंड एबव कितना भी करिए, चाहे आप करोड़ में भी आइए, तो आपके ऊपर 30% का एक फ्लैट प्रोपोर्शनेट लगेगा। इसका मतलब देखिए टैक्स बेस आपका बढ़ा तो एक लेवल तक जाके 15 लाख तक जाके आपका टैक्स रेट बढ़ गया, 5, 10, 15, 20, 25, 30। लेकिन आफ्टर द मिनिमम लेवल
15 लाख के बियॉन्ड आप कितना भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपसे 30% के हिसाब से टैक्स ले रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो डिग्रेसिव मेथड ऑफ टैक्सेशन है, वहां दो टैक्सेस का मिश्रण है। शुरू में प्रोपोर्शनेट, शुरू में प्रोग्रेसिव और एक लेवल के बाद जाके प्रोपोर्शनेट। तो दोस्तों ये रहा मेथड ऑफ टैक्सेशन। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी इसी मेथड से टैक्स लगाती है। तो ये वीडियो में हम लोगों ने मेथड ऑफ टैक्सेशन की बात की। नेक्स्ट वीडियो इंतजार करिए, जल्द ही आने वाला है। दिग्विजय इकोनॉमिका को देखते रहिए, अपने क्षमताओं का पूरा उपयोग करते रहिए। आप खुद अपने आप को बनाते हैं। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर आपको उस महान लक्ष्य तक ले जाएगी जिसके लिए आप संकल्पित हैं। आपकी विल पावर से ज्यादा और एक आशा, पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा इस जीवन में कुछ नहीं है। एक व्यक्ति अभी मैंने देखा यूट्यूब पे आनंद अर्नाल्ड व्यक्ति, जो देखिए पैर से जो है विकलांग है, लेकिन उसकी विल पावर कितना स्ट्रांग है कि वो अर्नाल्ड बन के दिखा दिया। आप में विल पावर है। विल पावर आपको आईएएस बना सकता है, आईपीएस बना सकता है, वो सब कुछ बना सकता है जिसके लिए डिजायरेबल है आप, जिसके लिए वांछित है आप, जिसके लिए आप सोच रहे हैं। लेकिन आशा के किरण, और उस आशा के किरण को सजो के रखना, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए फुल डिटर्मिनेशन, विल पावर लगा देना। आप कह रहे हैं कि रोजगार कम है, मैं मानता हूं रोजगार कम है, लेकिन जो लोग लगे हुए हैं उनको रोजगार मिलेगा, उनको काम मिलेगा, उनको क्वालिटेटिव काम मिलेगा। हमेशा दिक्कत रहा है, चाहे हमारा एरा था, चाहे हमारे पापा का एरा था, चाहे आपका एरा, हर जगह चैलेंज होती है, हर जगह चुनौतियां होती हैं। जीतता वही है जो विल पावर स्ट्रांग रखता है, अपने कर्तव्य पथ पे चलता रहता है। दौड़िए मत, रुकिए मत, चलते रहिए। ईश्वर भी देख रहा है, हमेशा उसके निगरानी में है। तो दोस्तों अपने हौसला को बनाए रखिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ करा करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।